नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक धरना प्रदर्शन जो लगातार लोगों के द्वारा चल रहा है, जिसमें अपनी जगह पर आगे और आ जाओ आप, जिस पे आगे की ओर आपको बता दूं कि अनिश्चितकालीन धरना सिर्फ इस बात का दिया हुआ है कि साफ तौर पर ये ग्रामीण जो हैं गांव कनई गांव के लोग हैं, जिनके आवासों पर सरकारें आकर बुलडोजर चलाती हैं और ये एक बार ट्रेंडिंग पोस्ट पर पहुँच जाता है, क्योंकि असल में समय कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी हम बात करेंगे। अच्छा, असल धरने की अगर मैं बात करूं तो ये लोग जो हैं जिनके आवासों पर बुलडोजर चलाया गया है, आशियानों को मलबे में तब्दील कर लिया गया है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया है। जब ये लोग उनसे पूछताछ करते हैं तो नकार दिया जाता है, इनकी आवाज़ को दबाने का काम करते हैं, क्योंकि इनको पता है साहब कि ऊपर वाला कोई सुनने वाला मौजूद नहीं है। आका जो है उसकी कहीं ना कहीं कोई मिलीभगत है। वो तमाम बड़े सवाल जो यहाँ पर निकल कर आते हैं, मैं इन लोगों से बातचीत करूँगा। आप सबसे पहले मेरे पीछे देखिए, कतारबद्ध तरीके से यदि मैं बात करूँ तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लेकिन बड़ी संख्या की मैंने बात सिर्फ इसलिए की है कि सरकार के हिसाब से ये चीज़ें भी बहुत बोनी साबित होती हैं। क्यों बोनी साबित होती हैं वो भी मैं आपको बता दूं। आप यहाँ से तकरीबन 35-40 किलोमीटर की दूरी पर यदि मैं राजधानी दिल्ली की बात करूं तो वहाँ पर लगातार धरना दिया खिलाड़ियों ने, देश के वो खिलाड़ी जो सोना लेकर आए, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं कहा कि यह विनेश मेरी बेटी है। उसके बाद उसी बेटी को कल बीते दिन पहले 28 तारीख को आपने देखा किस तरीके से ज़मीन पर खदेड़ा गया, बुरी तरीके से मारपीट की गई। अब अंदाज़ा करिए कि जब वो खिलाड़ी जिनका ओहदा, जिनका पद एक सम्मान तौर तरीके से देखा जाए तो देश की गरिमा को बढ़ाता है। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, ये जिक्र मैं असल में क्यों कर रहा हूं, मैं ये जिक्र सिर्फ बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी सरकार अब धरने को भी तराजू में तोलने लगी है कि कितने लोग आएंगे, कितने दिन तक ये भूखमरी में परेशान होकर यहाँ से उठ के चले जाएंगे। पता है ना साहब, क्योंकि कहीं ना कहीं कहानी सिर्फ ऐसी बन रही है कि जब लोग ज़्यादा नहीं होंगे तो फिर इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी टेंट को फिर से उखाड़ कर फेंक देंगे, लात घूसे करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे और भगा देंगे। लेकिन असल में बुनियादी सवाल जो है उसकी ओर मैं जाऊंगा और इन लोगों से ही बातचीत करूंगा और आपको वो कहानी पूरी सुनवाऊंगा कि सरकारें क्यों मौन हैं। क्या देश का प्रधानमंत्री, क्या प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिसकी मैं बात करूं, मैं फिर अपनी बात में जिक्र करूंगा कि एक हफ्ते के अंदर ही मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री साहब यहां पर पहुंचते हैं और अपने एसी वाले कमरे में आशियानों में बैठकर चैन की नींद सोते हैं और उसके बाद 10 से 20-50 पुलिस वाले गली में लगकर खड़े हो जाते हैं, सुरक्षा में चूक ना हो जाए, और निकलते हुए चले जाते हैं चंडीगढ़ की ओर या कहीं भ्रमण करने के लिए उन्हें जाना हो। लेकिन यहाँ पर ये जो लोग परेशान हैं, जिनके घरों पर बुलडोजर चला है, जो यहाँ पर भूखे प्यासे, अब अगर डिग्री की मैं बात करूँ तकरीबन यहाँ पर 40 डिग्री 36 डिग्री का जो टेम्परेचर है, उस धूप के नीचे, कड़कती धूप के अंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं और परेशान हैं। कोई समय नहीं है, पूरा दिन इस तरह का गुजर रहा है, लेकिन सुनने वाला नहीं है। अब मैं लोगों से बात करूँ। जी, आप एक बार मुझे बताएं क्या कुछ परेशानी है, पूरे घटनाक्रम क्या था, नोटिस दिया नहीं दिया, पूरी एक बार वाकया बताएं जो जनता आपको दिख रही है इस वक्त। असल में हमारे यहाँ सरकार ने जो अलग अलग सेक्टर्स डेवलप करने थे उसके लिए 1991 में ज़मीन एक्वायर की थी जी, और 1993 में उस ज़मीन का अवार्ड हुआ था। तो जब ज़मीन एक्वायर की गई, उसके लिए प्लानिंग की गई, तो वो दफ्तरों में बैठ के की गई, धरातल पर आकर देखा ही नहीं गया। जब हरियाणा में 1908 में बना हुआ लाल डोरा जिसमें गांव विकसित हैं, तो उसके बाद ये सरकार को, जो 1991 में सरकार प्रशासन था, उनको ये देखना चाहिए था कि भाई उस 1908 के लाल डोरे के अनुसार अगर वो ज़मीन को एक्वायर करते हैं तो इसमें बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होगा, पर उस समय संज्ञान नहीं लिया। तो आज तो कम से कम सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी की हम बात करें, जब वो हर घर में अनेकों योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये नैतिक धर्म बनता है कि हमारे साथ भी न्याय हो। पुरानी सरकारों ने न्याय नहीं दिया, नहीं न्यायकारी नीतियाँ उनकी रही, लेकिन कम से कम अब तो हमारे साथ न्याय होना चाहिए। हम सब ने जिन ज़मीनों का ये डिस्प्यूट चल रहा है, उन सब में जो एक्विजिशन की धारा 5(1) है, उसके अनुसार भी हमने आपत्ति दर्ज की थी कि हम खेती की ज़मीन का मुआवजा लेने के लिए तैयार हैं, पर इसमें से जो आवासीय ज़मीन है जिसको हम रिहाइश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन उस समय हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने कोर्ट के संज्ञान में ये लाते हुए कि भाई जो हमारी ज़मीन का मुआवजा है उसमें से जो रिहायशी जगह है उसका मुआवजा काट कर और बाकी जो खेतीबाड़ी की ज़मीन है उसका मुआवजा हमें दे दिया जाए। तो वो मुआवजा हमारा आज भी पेंडिंग है, हमने कोई मुआवजा नहीं लिया 30 साल से।
और आज सरकार कहती है कि 212 रुपये गज के हिसाब से जो तुम्हारा पुराना मुआवजा था उसको आप उठा लो और इन मकानों को खाली कर दो, हम इनको तोड़ेंगे। तो मेरी तो यही विनती है सरकार से, प्रशासन से, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नेता अधिकारियों से कि हमारे साथ न्याय किया जाए, ताकि गांव की जो इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर बैठी है, सब काम छोड़ के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हर तरह से नुकसान भी भुगत रहे हैं, तो उसका खामियाजा समाज को भी भुगतना पड़ रहा है, हमें स्वयं भी, हमारे व्यक्तिगत नुकसान भी हो रहे हैं। तो हमारे साथ ऐसी जाति, ऐसा अन्याय अत्याचार ना किया जाए, हमारे विषय को ध्यान में लाते हुए हमारे साथ न्याय किया जाए। आज अगर हम बात करें, ज़मीनों के रेट बहुत ज़्यादा महंगे होने के कारण अगर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इन ज़मीनों को ऑक्शन में लगाते हैं तो उनको मनमाना पैसा तो मिल जाएगा, पर हमारे साथ तो अन्याय हो जाएगा। तो हम तो ये निवेदन करते हैं कि भाई हमारे साथ अन्याय ना हो, उसके लिए हमें न्याय दिया जाए, हमारी सुनी जाए, हमारी समस्या को समझा जाए। आज रेट बढ़ गए इसलिए ज़मीन कीमती लगती होगी, पर हमारे बुज़ुर्गों ने तो 30 साल पहले भी इस बात के लिए मना कर दिया था कि जो हमारी रिहायशी ज़मीन है उसको हम बेचना नहीं चाहते, हम उसको बेच कर कहाँ जाएंगे। तो 30 साल पहले तो शायद ये गुड़गांव मुट्ठी भर लोगों से बना हुआ था। तो इस विषय को संज्ञान में लेकर सरकार को हमारे साथ और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को हमारे साथ न्याय करना चाहिए। हमारी तो ये विनती है इस शांतिपूर्ण धरने के माध्यम से। बाकी धीरे धीरे इसमें लोग जुड़ेंगे, इसमें और तरह से संगठन जुड़ेंगे, तो उन सब से हम तो यही निवेदन और आग्रह करेंगे कि हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ दे, हमारा सहयोग करें। सज्जन जी, एक सवाल इसमें 212 रुपये गज की जो आपने बात करी है, क्या 212 रुपये गज में गुड़गांव के अंदर कोई मकान या घर आ जाएगा, जगह आ जाएगी? उस पर आपने कोई लिखित में इनसे मांगा कि आप देंगे, कुछ बताएंगे? पर भी नहीं मिलता 212 रुपये गज में। तो आज की डेट में अगर हम बात करें 212 रुपये गज में, तो आज के समय में किराए पे भी मकान उपलब्ध नहीं। अच्छा, डीसी साहब के पास आप पहुंचे थे, डीसी साहब ने कोई आश्वासन दिया? निशांत कुमार यादव साहब की मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने क्या कहा? डीसी साहब से जब निवेदन किया, सारा गांव उठकर गया था, महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, युवा भी थे। तो डीसी साहब से जब हमने अपनी समस्या रखी, पूरा हमने मैप हम लेके गए थे, उन्होंने वो नक्शा भी रखा कि मैं एक बार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से मैं बात करूंगा और आप लोगों में से, ग्रामीणों में से 2, 4, 5 जो व्यक्ति जिनको सारे विषय की जानकारी है, उनकी एक कमेटी बनाकर और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ आपकी मीटिंग कराने के बाद में हम कोई निर्णय लेंगे। उससे पहले आपके वहाँ पर कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, ये डीसी साहब का हमसे आश्वासन था। फिर उसके बाद कोई तोड़फोड़ हुई क्या? उसके बाद भी 2 दिन लगातार तोड़फोड़ हुई और हर समय एक भय बना के रखा जा रहा है हमारे ऊपर कि हम बार बार जेई, एसडीओज और जो पटवारी हैं या थाने से पुलिस का कि आज फिर तोड़फोड़ होगी, कल फिर आएंगे, माने चलते चलते भी लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, टोक रहे हैं कि कल फिर आएंगे, तब देखेंगे कौन बचाएगा। मतलब इस तरह की बात चल रही है। बिल्कुल खोखला आश्वासन। निशांत कुमार यादव, डीसी, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो इस बात को सुन लीजिए। ये जो लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या आप चाहते हैं कि खून के आंसू रोएं? क्या आप चाहते हैं कि लोग यहाँ पर आत्महत्या करके मर जाएं? आपको समझना पड़ेगा, जब आप एक ज़िले के अधिकारी हो जाते हैं, जब आप ये नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं, असल में आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। मैं डीसी निशांत कुमार यादव से भी सवाल करना चाहूँगा कि क्यों इन लोगों की बात को नहीं सुना जा रहा है? यदि आपको जिम्मेदारी दी है तो आपने अभी तक बात क्यों नहीं करी? जब आपने आश्वासन दिया तो किस बात को आधार बनाकर आपने इन लोगों से कहा कि आपको आश्वासन ये देते हैं कि एक टीम की गठित की जाएगी जिस कमेटी में आप लोग भी होंगे? अभी तक वो टीम नहीं बनी। घर जो है आशान है वो मलबे में तब्दील हो गए, सामान जो है घरों से वो वहीं पर कूड़ा हो गए। लेकिन आप सुनने वालों में से नहीं है, क्योंकि आपको पता है आप भी तो एसी वाले कमरे में बैठकर चाय की चुस्की ले रहे हैं। आप तो चलिए सर्दियाँ आ गई हैं, गर्मियाँ आ गई हैं, तो हो सकता है कि आप चाय ना लेकर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा ना। गरीबों की भी आपको सुननी पड़ेगी, उठना पड़ेगा उस सीट पर जो मखमल के गद्दों में आप तैयार की हुई है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूँ कि कब तक आप लोग बैठे हैं? और एक सवाल और कि सरकार जो है वो ये सोच लेती है, जो मैंने अपनी बात में कहा था कि ये तो बहुत कम लोग हैं, इनको उखाड़ फेंकेंगे, हटा देंगे, उसके लिए क्या आपने सोचा है? देखो, हमारे गांव की पंचायत हुई थी और उसमें ये निर्णय लिया गया था कि अभी तो हम अपने गांव के ही आधार पर इस धरने को जारी रखेंगे ताकि इसमें कोई उपद्रव ना हो, क्योंकि जब बहुत बड़ी संख्या में लोग जुट जाते हैं तो उनको मैनेज करना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो उसमें कोई इस तरह की आगजनी घटना ना हो, कोई और उपद्रव ना खड़ा हो, इसलिए अभी तो हमने सिर्फ ये तय किया है कि भाई हम अपने गांव समाज के ही लोगों के साथ अपनी बात को रखेंगे, अपनी मांग को रखेंगे प्रशासन के सामने, सरकार के सामने। और यदि कोई सुनाई नहीं देगा तो फिर हम अपना, जैसे हमारे अपने कन्हई गांव के अपने 12 गांव भाईचारे के हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस के गांव हैं, उन सब लोगों को हम शामिल करेंगे कि भाई हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है तो हमारा साथ दो। तो उस तरह से फिर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे जब हमारी कोई नहीं सुनेगा तो। घर आपने तोड़ा, विभाग सुनने को राजी नहीं है, बावजूद लोग जो हैं वो अभी तक निवेदन कर रहे हैं आपसे। आप समझिए कि आप अब क्या इस देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया है? क्या राजा हैं क्या कि प्रजा को आदेश देंगे तोड़फोड़ करिए और तोड़फोड़ कर देंगे? दादा आपने एक लंबा अनुभव देखा होगा और तब आपसे एक सवाल बनता है कि कब तक इस तरीके से करती रहेंगी? क्या जनता जो है, क्या ये आप लोग जो हैं ये इनके सामने बोने साबित होते हैं, छोटे लगते हैं कि नहीं हो पा रहा? और ये सरकार अभी तो जैसे हमारे सज्जन कुमार जी ने बताया कि अभी तो हम थोड़े लेवल पे चल रहे हैं अपने कने से। जब हमारे भाईचारे के 12 गांव आ जाएंगे तो इनको भी मुश्किल होएगी, क्योंकि सब तरह से हम अपनी कोशिश करेंगे कि हमारे जो रिहायशी मकान है वो छोड़ दिया जाए। और हमारा अपना मकान है, 1961 में हमने ज़मीन ली थी बाप दादाओं ने, उनको तोड़ के बराबर कर रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रहने के लिए भी ज़मीन नहीं है। मैं तो दलित समाज से हूँ। मतलब कह सकते हैं कि अब बाप या दादा के ऊपर नहीं, बेटे के ऊपर भी आंच आ गई है। जी हाँ, हमारे लिए रहने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। हमारे पास 10-10 फुट का कमरा मिल रहा है खाली रहने के लिए। बताओ उसमें कैसे रहेंगे? हमारे बच्चे कैसे रहेंगे? तो हमारा तो अनुरोध है कि हमारी ज़मीन सब गांव का लाल डोरा बढ़ा के छोड़ दी जाए। सरकार से आगे की रणनीति क्या होने वाली है सभी की मिलकर, अगर ये नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार का नहीं पता कब तक रह सकते हैं। जब किसान आंदोलन 1.5 साल चला सकते हैं, 1 साल से ऊपर चल सकता है, जब बेटियों को खदेड़ा जा सकता है राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर, जहां दूसरी ओर प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे थे, तो फिर आप लोगों को किस नज़रिए से देखते हैं? यहाँ मौजूद अगर बात करूँ तो हम एक गाँव के लोगों को कैसे देखते हैं? हम ए भी की गांव के हैं ना अभी, उसके बाद में तो हमारे 12 गांव के लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे तब पता चलेगा। इससे पहले तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो सज्जन कुमार जी ने कहा अगर ज़्यादा हो गए तो हमको भी संभालना मुश्किल होगा, कुछ भी हो सकता है। क्यों, हम तो अपने जीवन लीला समाप्त करने के चक्कर में लगे हुए हैं। जब रहने की जगह ही नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे यहाँ रह के? हमारी ज़मीनें एक्वायर करके ये दूसरों को बसा रहे हैं और हमें गाँव से भगा रहे हैं। हमें भी रहने की जगह दी जाए ताकि हम आराम से रह सकें। कितनी स्थिति सोचने पर मजबूर करती है जब लोग परेशान होकर सरकारों से निवेदन करते हैं और सरकार को पता है, विभाग को पता है, अधिकारियों को पता है कि हम अपनी मनमानी कर लेंगे, लेकिन मनमानी करने से काम नहीं चलेगा। ये वो जो आप लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं, इसमें कुछ एक युवा भी मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। लेकिन अगर मैं बात करूं तो बहुतायत मात्रा में या बड़ी मात्रा में यहाँ पर बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा समय देखा है, ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव सभी देखा है, किस तरीके से चीज़ें बनती हैं और किस तरीके से चीज़ें बिगड़ती हैं। लेकिन उन अधिकारियों से जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उनसे मेरी एक गुजारिश है कि इन लोगों की सुनवाई की जाए। जो आवाज़ मैं इस वक्त यहाँ पर उठाने के लिए पहुँचा हूँ, जो अनिश्चितकालीन धरने पर ये लोग बैठे हैं, इनसे सवाल जो मैंने आपको पूछकर बताए कि क्या समस्याएँ हैं। अधिकारी जो सिर्फ आश्वासन के नाम पर चुप्पी साध कर बैठे हैं, आप क्यों चुप्पी साध कर बैठे हैं? किसी का डर है तो आप वो भी बताएं इन लोगों को। ये जनता बहुत भोली वाली है साहब, आपकी बात को ज़रूर समझेगी, लेकिन अगर आप ईमानदारी से कोई काम करेंगे, इस तरीके से बतौलेबाजी करने से काम नहीं चलने वाला। आप फाइलों में बैठकर सिग्नेचर कर दें कि जी हाँ काम ओके हो गया, तो इससे काम नहीं चलने वाला। तो अगर मैं बात करूँ, क्या समस्या है, क्या परेशानी है और कब तक आप लोगों ने ये बांध लिया है कि बाल तो सफ़ेद हो गए हैं, अब आपके ऊपर ही चोट नहीं है, ये बेटे के ऊपर भी है, नातियों के ऊपर भी है? ये तो हमारे सारे गांव की समस्या है जी। एक ये मैं 1991 में हुआ था, 91 में किया था ना, तब 212 रुपये गज का रेट दिया था सरकार ने। 212 रुपये गज में 1.5 किलो मूंगफली आएगी, सिर्फ 212 रुपये की बिल्कुल मूंगफली आएगी। एक कपड़ा भी नहीं आ सकता। हमारी ज़मीन ले ली। यदि सरकार को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है उस ज़मीन की तो आज का रेट दे दो हमें, हम कहीं और ले लेंगे मकान। जब 212 रुपये गज में एक्वायर किया है वो टाइम कुछ और था, आज कुछ और है। सरकार का यदि काम नहीं चल रहा उस ज़मीन के बगैर तो आज का रेट दे दो हमें, हम छोड़ देंगे।
मुख्यमंत्री साहब एक सवाल फिर से यहाँ पर निकल कर आया कि मूंगफली तक नहीं आती है। अंदाज़ा करो अगर 212 रुपये रेट गज का जो रेट चल रहे हैं कि जिसके आपने बात करी है, अगर वही आपको दे दिया जाए कि चलिए काम करिए, आपको ये लोग 212 रुपये गज के अनुसार रेट देंगे और आप अपने आवास को खाली करिए, आप अपनी कोठी को खाली करिए, तब आपको भी समझ में आएगी कि इन लोगों के ऊपर क्या बीत रहा है। वो तमाम बड़े सवाल जो लगातार यहाँ पर बन रहे हैं उन पर जवाब दो, उठो, नींद को त्यागो, चैन खोलो अपना थोड़ा सा और बाहर निकल कर आओ। देखो कि इस गर्मी में क्या हाल होता है। जब पसीने से ऐसे करके बूंद छलकती है ना तो समझ में आता है साहब कि काम करना पड़ता है। इस तरीके से काम नहीं चलने वाला। ये देश का बहुत ईमानदार नागरिक है जो अपनी ताकत को लगाकर आप लोगों के लिए, जनता के लिए और हमारे लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो 1.5 करोड़ की गाड़ियों में बैठकर घूमने का काम करते हैं ना, इससे काम नहीं चलने वाला। कि अगर आपकी गाड़ी का सस्पेंशन भी टूट जाए, अगर आपकी गाड़ी का सस्पेंशन भी टूट जाए तो कमेटी गठित कर दी जाती है कि हादसा होने से बच गया, बाल बाल चूके, इससे काम नहीं चलने वाला ना। इन लोगों का क्या होगा जिनके घर, नाती पोते, बच्चे बेटे सब परेशान हैं, बुरी तरीके से परेशान हैं। मुआवजा देने का नाम नहीं, आप लाठी लेकर खड़े हुए हैं। गलती कर दी, गुनाह कर दिया, कोई अपराध कर दिया, किसी को गोली मार दी, नहीं ना, तो फिर सुनो, उठो, नींद को त्यागो, करो कुछ काम, समझो ना, लोग परेशान हैं। पापा कितनी उम्र है आपकी? 65 साल। 65 वर्ष। ये जो परेशानी है अब ये बेटे से लेकर नाती तक पर आ गई है। अभी तो सिर्फ कन्हई गांव की नहीं, आसपास के सभी गांवों की है। और एक हुड्डा तो अभी ये कर रही है कि हमसे लेकर के ऑनलाइन जो है डीलरी कर रही है। कोई यहाँ ना कोई धार्मिक स्थान बनाया है, कोई ना इसका पब्लिक का कोई वो किया है, ना कॉलेज है, ना कोई स्कूल है, किया क्या है, ऑनलाइन बेच करके पैसे कमा रहे हैं। ऑनलाइन बेचकर पैसे कमाए जा रहे हैं, इसलिए एक 65 वर्ष के आदमी को भी परेशान किया, बुजुर्ग को परेशान किया जा रहा है। मैं कहूँगा कि इस उम्र में यदि परेशानी ली जाए, इस उम्र में यदि आपके पिता होते तो आपको समझ में आती। और आपको समझना पड़ेगा, आपके पिता की अगर मैं बात करूं तो यही उम्र रही होगी उनकी भी, जिस अधिकारियों की मैं बात कर रहा हूं, जिनको मैं लगातार कह रहा हूं कि आप सुनो, उठो और देखो कि परेशानी सिर्फ़ और सिर्फ इतनी ही नहीं है कि लोगों को कहीं ना कहीं जो अब घरों से निकलना पड़ेगा, छोड़ने की, तोड़फोड़ की बात करते हैं, एक मानसिक चोट जो पहुंचाई जा रही है उस पर थोड़ा सा उठ के ध्यान दो। मैंने फिर बताया कि बुज़ुर्गों से मैं बात करके सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपके घर में भी बुज़ुर्ग हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं, आपके घर में बेटे हैं, अगर उनके साथ ऐसी चीज़ें हों तो कैसे काम चलेगा। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ वॉइस ऑफ वॉरियर न्यूज़, कैमरा पर्सन सौरभ यादव के साथ मैं अमन यादव, द हिंद वॉरियर न्यूज़, गुरुग्राम। समस्याएं हैं जो निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं लिखीराम जदवंशी, बहुजन क्रांति मोर्चा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। और इस कन्हई गांव की जो समस्या है, सरकार की जो पॉलिसी है उसके तहत आम आदमी को बेघर करना चाहती है। ये जो ज़मीन हमारी कब्जे की है, ज़मीन हमारे दादा लाई हमारी, और आज सरकार की गलत नीति के कारण हमें बेघर किया जा रहा है। बहुजन क्रांति मोर्चा भारत के 567 जिलों में काम कर रहा है। यदि ये सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो यहाँ पर बहुजन क्रांति मोर्चा का पूरा समर्थन इस गांव के साथ रहेगा। हम पहले आराम से बात करना चाहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में करना चाहते हैं। सरकार हमें बेघर ना करे, नहीं तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। बस मेरा इतने का। आप समझिए, मैंने आपको कहा था कि यदि इसमें संगठन जुड़ना शुरू हो गए तो इनको मजबूती मिलेगी। ये ग्रामीण, क्योंकि असल में कहीं ना कहीं इंतज़ाम तो उन्हें खुद ही करना है। फिर आप लोग जो कहते हैं कि मजबूरन उपद्रव किया, फिर वो कह रहे हैं अभी हम संविधान के दायरे में रहकर ही काम करेंगे। आपसे सम्मानपूर्वक चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं, लेकिन बाद में यदि अनबन होती है तो फिर उसके ज़िम्मेदार स्वयं आप हैं, क्योंकि आप अभी तक सुनवाई करने का काम नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ वॉइस ऑफ वॉरियर न्यूज़।